प्रश्न 36। एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को आकृति में दर्शाए गिलासों से जूस देता था। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था, परंतु गिलास के निचले आधार यानी कि ये तली में एक उभरा हुआ अर्धगोला था, जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती थी। यदि एक गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी तो गिलास की आभासी धारिता ज्ञात कीजिए। ओके, सबसे पहले तो यहाँ पर बेलनाकार गिलास की बात हो रही है, यानी कि बेलन की बात हो रही है। इसमें यहाँ पर होती है ये त्रिज्या, और यहाँ से इसे हम कहते हैं ऊंचाई यानी कि h। ओके, तो ऊंचाई हमें दी है यहाँ पर 10, और आर हमें फाइंड करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे हमें व्यास दिया है। तो व्यास से हम निकालते हैं त्रिज्या। कैसे? त्रिज्या निकालने के लिए व्यास को 2 से भाग कर देते हैं, यानी कि व्यास बटे 2 कर देते हैं। ठीक है, 2 से 5 को भाग करेंगे तो आंसर आएगा 2.5, यानी कि त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या आ गई 2.5 और ऊंचाई है 10। ओके, अब गिलास की आभासी धारिता। सिंपल, यहाँ पर हमें बेलन का आयतन फाइंड करना है। ये वर्ड आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए हैं कि आभासी धारिता, गिलास की आभासी धारिता का मतलब है बेलन का आयतन है पाई आर स्क्वायर एच। ओके, नाउ पुट द वैल्यूज। पाई का मान होता है 22/7, आर है यहाँ पर 2.5, एच है यहाँ पर 10। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 22/7 को हम 3.14 लिख सकते हैं। 2.5 गुणा 2.5 होगा 6.25, और गुणा में ये वाला 10। ओके, 3.14, 6.25 को 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 62.5। ये गुणा करना बहुत आसान है, यहाँ पर एक जीरो है तो ये पॉइंट एक नंबर आगे जंप कर जाएगा, ये हो गई हमारी गुणा। ओके, तो ये 6.25 था, ये हो गया 62.5। सिंपल। अब 3.14 को 62.5 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा ये, लेकिन पॉइंट कैसे लगाते हैं वो हम सीखते हैं। देखो, यहाँ पर है 3.14 और यहाँ पर है 62.5, तो पॉइंट के बाद यहाँ पर नंबर है 2, पॉइंट के बाद यहाँ पर नंबर है 1, तो 2 और 1 हो गया 3, यानी कि राइट साइड से हम 3 नंबर काउंट करेंगे, 1 2 3। ओके, और यहाँ पर लगा देंगे पॉइंट, तो आंसर आ गया 196.250 या 25। ये जीरो लगाना कोई ज़रूरी नहीं होता, तो दिस इज़ द आंसर। प्रश्न 37। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए प्रचलित संकेतों में n बराबर 53, l बराबर 60, CF 22, f बराबर 7 और h बराबर 10 हो तो माध्यक ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पर हमें गिवन है n बराबर 53। अब माध्यक निकालने के लिए हमें n/2 की भी ज़रूरत होती है फॉर्मूले में। ठीक है, तो n/2 मतलब n यहाँ पर 53 गिवन है, उसको हमें 2 से भाग करना है। 2 से 53 को भाग करेंगे तो आंसर आएगा 26.5। ये आ गया n/2 का मान। L 60, CF 22, F बराबर 7, H बराबर 10। ओके, अब ये है माध्यक का फार्मूला, L + n/2 - CF अपॉन में F इंटू H। अब सभी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देंगे। L है 60, n/2 है 26.5 माइनस CF है 22, F है 7 इंटू H है 10। ओके, अब इसे करना है सिंप्लीफाई। 60 यहाँ पर एज इट इज़, 26.5 माइनस 22, तो इस तरह से माइनस करना है। पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आना चाहिए। 5 में से 0 गया 5, 6 में से 2 गया तो 4, 2 में से 2 गया तो 0, तो माइनस करने पर आया 4.5। ठीक है, ये रहा अपॉन में 7 इंटू में 10। अब 4.5 को 10 से करेंगे गुणा, तो ये गुणा करना बहुत सिंपल है। जब जीरो वाले नंबर से पॉइंट वाले नंबर को गुणा करते हैं तो यहाँ पर एक जीरो है तो पॉइंट एक नंबर आगे जंप करेगा। इस तरह से ये हो गया 45 अपॉन में 7 और ये 60 एज इट इज़। अब 7 से 45 को भाग करेंगे तो आंसर आएगा 6.4 और ये वाला 60 यहाँ पर एज इट इज़। अब 60 + 6.4 है तो इसको देखो कैसे प्लस करेंगे।
60.00 लिख देंगे और 6.4। पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, तो 0 का 0, ये 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 606 और ये आ गया यहाँ पर 6। ओके, तो इस तरह से आंसर आ गया 66.4। 0 लगाओ मत लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आंसर आ गया 66.4। ओके। प्रश्न 38, 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ओके, तो सबसे पहले समीकरण को नाम देना है। ये है समीकरण 1, ये है समीकरण 2। ओके, अब समीकरण 2 से मैं यहाँ पर x का मान निकाल रही हूँ। आप चाहो तो समीकरण 1 से भी निकाल सकते हो, इसके लिए कोई रूल नहीं है। ओके, तो समीकरण 2 से x का मान निकालने का मतलब है कि x को लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है, बाकी सभी नंबर्स को हमें राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करना है। ओके, देखो कैसे, ये -4y है, इधर आके +4y। ओके, अब इस टर्म में सभी नंबर्स जो हैं वो सम संख्याएं हैं, यानी कि इवन नंबर्स हैं, तो इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से 2 कॉमन लिया, बचा x, यहाँ से 2 कॉमन लिया, बचा -12, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो 2y, तो ये आ गया हमारा x का मान। ओके, हमने समीकरण 2 से x का मान निकाला। अब हम इसे पुट करेंगे समीकरण 1 में x की जगह पर। ओके, तो चलो पुट कर देते हैं। तो x बराबर -12 + 2y समीकरण 1 में रखने पर, यह है समीकरण 1। ठीक है, यहाँ x की जगह हम ये x का मान पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 2, x की जगह -12 + 2y और ये +3y, ये 11 एज इट इज़। ओके, अब इस 2 से इस पूरे ब्रैकेट की होगी गुणा, 2 से और ये 2 से गुणा, 12 दूनी 24 प्लस माइनस माइनस, फिर 2 से 2 दूनी 4y, ये 3y एज इट इज़ और ये 11। ठीक है, अब 4y + 3y हो गया 7y, ये 11 यहाँ पर, ये -24 है, इसको यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो +24। ओके, ना 7y, 11 और 24 को जोड़ा तो 35। अब 7y की यहाँ पर हो रही है गुणा, 7 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो भाग में जाएगा। अब 7 से 35 को कैंसिल करेंगे तो 7 एकम 7, 7 पंजे 35। इस तरह से y बराबर आ गया 5। ये आ गया y का मान। अब हमें निकालना है x का मान। ठीक है, तो y बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, ये समीकरण 1 है। ठीक है, y बराबर 5 का मतलब है यहाँ y की जगह हम 5 पुट करेंगे। ओके, 2x एज इट इज़ और यहाँ पर ये 2x + 3y है। ओके, +3y है, तो y की जगह हमने 5 रख दिया, 2x 5 दिया, हो गया 15 और ये 11। अब इस 15 को यहाँ शिफ्ट करेंगे, ये +15 है, इधर आके -15। ठीक है, 2x, 15 में से 11 को माइनस किया, -4, बड़ा नंबर माइनस का है इसलिए माइनस आएगा। अब ये दोनों यहाँ गुणा हो रहे हैं, 2 को इस तरफ लेके जाएंगे तो भाग हो जाएगा। 2 से 4 को कैंसिल किया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, आंसर आ गया -2, यानी कि x बराबर -2, y बराबर 5। दिस इज़ द आंसर। प्रश्न 39, 3x - 5y - 4 = 0 और 9x बराबर 2y + 7 समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। ओके, तो समीकरण 1 है 3x - 5y - 4 = 0 और जो समीकरण दूसरा दिया हुआ है इसे हमें पहले थोड़ा रीअरेंज करना होगा। 9x यहाँ पर ही रहेगा, 2y को हम यहाँ शिफ्ट करेंगे, ये +2y है, इधर आके -2y, ये +7 है, इधर आके -7 बराबर 0। अब ये बन गया एक करेक्ट समीकरण, इसका नाम है समीकरण 2। ओके, अब इसने कहा है विलोपन विधि से सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो विलोपन विधि का मतलब है या तो x के सहगुणक को बराबर बनाएं या y के सहगुणक को बराबर बनाएं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण 1 को हम 3 से गुणा कर देंगे। ओके, तो देखो क्या होगा,
समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर 3 तिया 9x, 3 पंजे 15y, 3 चौक 12 बराबर 0। ओके, तो अब देखो, जब हमने समीकरण 1 को 3 से गुणा किया तो x और x के जो सहगुणक हैं वो बराबर हो चुके हैं। ओके, तो अब नीचे वाले सभी नंबर्स के हम निशान बदलेंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस। पुराने निशानों को हमें भूल जाना है। ओके, तो 9x से 9x कैंसिल। यहाँ पर देखो कैसे होगा ये, -15y, अब ये है +2y। ओके, तो 15 में से 2 माइनस किया तो कितना आया, -13y। ओके, यहाँ पर ये आ गया। फिर इसे सॉल्व करना है, ये है -12 और +7, तो 12 में से 7 माइनस किया तो आंसर आया -5, ये रहा। ओके, अब इस -5 को यहाँ शिफ्ट करेंगे, -5 है +5 हो जाएगा। फिर -13y की हो रही है गुणा, तो इस -13 को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये भाग में चला जाएगा। इस प्रकार y का मान आ गया -5/13। ओके, अब समीकरण 1 में y बराबर -5/13 रखने पर, ये समीकरण 1 है, y की जगह हम -5/13 पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो 3x - 5, y की जगह -5/13, ये -4 एज इट इज़ बराबर 0। 3x इस -5 से यहाँ होगी गुणा, तो माइनस माइनस प्लस, 5 पंजे 25/13 -4 बराबर 0। 5 से 5 को गुणा कर दिया। ठीक है, अब 3x, ये इन पूरे के पूरे नंबर्स को हम उठा के राइट हैंड साइड पर ले जा रहे हैं। ठीक है, ये -4 है, इधर आके +4, ये +25/13 है, इधर आके -25/13। अब आगे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम का मतलब है तिरछी और डिनोमिनेटर्स की गुणा, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1। ओके, तो तिरछी गुणा यानी कि 13 चौके 52 -25 एकम 25, ये हो गई तिरछी। अब डिनोमिनेटर्स की गुणा, 13 एकम 13। ओके, 3x एज इट इज़ 3x। ठीक है, 52 में से 25 माइनस किया, 27/13। ओके, अब ये 3 यहाँ पे गुणा हो रहा है, इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। अब 3 एकम 3, 3 निम 27, तो x बराबर क्या आ गया, 9/13। x बराबर 9/13, y बराबर -5/13। दिस इज द आंसर। प्रश्न 40, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 7 से विभाज्य हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लास्ट पद निकालेंगे। कैसे, इन्होंने कहा है 40 धन पूर्णांकों का योग और जो 7 से विभाज्य हों, तो 40 गुणा 7 हम यहाँ पर कर देंगे। इस प्रकार हमें मिला 280, जो कि यहाँ पर बनेगा लास्ट पद। ओके, तो अब 7 से विभाज्य संख्याएं, सिंपली आपको 7 की टेबल लिख देनी है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28 एंड सो ऑन अप टू 280, क्योंकि ये हमारा लास्ट पद है। ओके, अब a बराबर हो गया 7। ठीक है, d हम कैसे फाइंड करते हैं, a2, ये है a2, ये है a1। d फाइंड करने के लिए a2 माइनस a1 हम करते हैं, तो a2 है 14 माइनस a1 है 7, 14 में से 7 गया तो d आ गया 7 और n है 40। n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, तो इन्होंने 40 धन पूर्णांकों का बोला है, तो 40 हो गए पद। ठीक है, अब Sn का फॉर्मूला बराबर n/2 a + l, तो n यहाँ पे 40 है, n 40 अपॉन में 2, a है 7 प्लस लास्ट पद है यहाँ पर 280। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से 40 को कैंसिल किया, आया 20, ये दोनों प्लस हो रहे हैं। 280 + 7 होता है 287। 287 को 20 से गुणा करने पर आएगा 5740, तो ये हो गया हमारा 40 पदों का योग। दिस इज द आंसर। प्रश्न 41, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है
जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 हैं। ओके, तो बिंदु ए के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। ए बी एक वृत्त का व्यास है, तो देखो ये वृत्त है, ये ए और ये बी, ये वृत्त का व्यास है, जिसका केंद्र, इसको हम ओ लिख देंगे, 2, 3 है, 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 हैं। हमें ए के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ओके, तो यहाँ पर पहले हम डिटेल लिखेंगे। यहाँ ए बी यह ओ केंद्रित वृत्त का व्यास है, ये ए बी, और ये ओ केंद्र है वृत्त का। ओ 2, -3 है, बी 1, 4 है। माना ए के निर्देशांक x, y हैं, क्योंकि हमें ए के निर्देशांक ज्ञात करने हैं तो उसे हम लेट कर लेंगे x, y। व्यास का मध्य बिंदु O वृत्त का केंद्र होता है। ओके, तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे। व्यास ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर O केंद्रित व्यास के निर्देशांक। ओके, ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर हमें रखना है O केंद्रित व्यास के निर्देशांक। ओके, तो मध्य बिंदु सूत्र होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2 बराबर यहाँ पर O केंद्रित व्यास के निर्देशांक हैं 2, -3। ओके, तो जो हमें निर्देशांक दिए हैं ए और बी के, ये हैं, ठीक है, ये ए के निर्देशांक हैं और ये बी के हैं, तो इनके अकॉर्डिंग ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये x2 और ये y2। अब सूत्र में वैल्यू पुट करेंगे। x1, तो x1 है यहाँ पर x, ओके, ये हमने पुट कर दिया, प्लस x2, ये कॉमा है यहाँ पर, ठीक है, x2 है यहाँ पर 1, तो ये पुट कर दिया, अपॉन में 2, कॉमा y1 है यहाँ पर y, तो यहाँ पर y पुट कर दिया, प्लस y2 है यहाँ पर 4/2 बराबर 2, -3। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। x + 1/2 बराबर 2, ये वाला देखो, पहली वैल्यू को पहली के इक्वेट रखना है और दूसरी वैल्यू को दूसरी वैल्यू के इक्वेट रखना है। x + 1/2 बराबर 2, इस तरह से, तथा y + 4/2 बराबर -3। ओके, ये दूसरी वैल्यू दूसरी के इक्वेट। x + 1/2 बराबर 2, ये 2 यहाँ भाग हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो गुणा, यानी कि 2 दूनी हो गया 4। ओके, फिर x + 1, ये +1 है, +1 इस तरफ जाएगा तो -1, 4 में से -1 किया तो आया 3, x का मान आ गया 3। इसी प्रकार y + 4/2, ये 2 यहाँ भाग हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो गुणा हो जाएगा, यानी कि 3 दूनी -6। ओके, फिर y यहाँ पर ये +4 है, इस तरफ जाएगा तो -4, माइनस होता है प्लस, तो ये हो जाएगा 6 और 4 -10, यानी कि ये आ गया y का मान। तो इस प्रकार a के निर्देशांक आ गए 3, -10। ओके, दिस इज द आंसर। प्रश्न 42, बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित का मतलब है 3 बराबर हिस्सों में बांटना। ओके, करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पर ए बी एक रेखाखंड है, बिंदुओं 4, -1, तो ए के निर्देशांक हैं 4, -1 और बी के हैं -2, -3। ओके, जोड़ने वाले रेखाखंड इन्होंने बोला है ना, तो इसको हम नाम दे देंगे ए, इसको नाम दे देंगे बी। ओके, अब इन्होंने बोला है समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित का मतलब है 3 बराबर हिस्सों में बांटना, यानी कि बीच में कोई 2 बिंदु और आएंगे जिन्हें हम नाम देंगे सी और डी। ओके, तो सी बिंदु के याम बताने होंगे और डी बिंदु के भी याम बताने होंगे। तो सी बिंदु के याम हम मान लेंगे x1, y1, बीच में कॉमा है। डी बिंदु के याम हम मान लेंगे x2, y2। तो सी बिंदु रेखाखंड ए बी को 1:2। ओके, ये जो सी बिंदु है ये ए बी को 1:2 और ये जो डी बिंदु है ये रेखाखंड ए बी को 2:1 में विभाजित करता है। पहले हमें 1:2 लेना है, ठीक है,
और फिर बाद में 2:1 लेना है। ठीक है, अब आगे सॉल्व करेंगे। तो बिंदु सी ए और बी को 1:2 में विभाजित करता है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे x1, जिसका फार्मूला है mx2 + nx1 अपॉन में m + n। जो अनुपात है इसे हम m और इसे हम n कहेंगे। ठीक है, तो m + n यानी कि यहाँ पर 1 + 2 होना चाहिए, सॉरी यहाँ पर लिखा नहीं। ठीक है, 1 + 2 तभी तो ये 3 आएगा। ओके, मैं इसे यहाँ पर लिख देती हूँ वरना कन्फ्यूज़न हो जाएगी। ये आपका m + n, तो 1 + 2। ओके, अच्छा, फिर mx2, तो a के याम है ये 4, -1, तो ये हो गया x1 y1। ठीक है, फिर b के याम है -2, -3, कोऑर्डिनेट्स जिन्हें बोलते हैं, ये x2 और ये y2। अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। m की जगह 1 गुणा x2। अब x2 क्या है यहाँ पर -2, तो यहाँ पर पुट कर दिया, प्लस n है यहाँ पर 2 और x1 है यहाँ पर 4, नीचे m + n। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 2 एकम 2 प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8, 2 और 1 हो गया 3। अब 8 में से 2 को माइनस किया तो 6/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये आ गया हमारा 2। ओके, अब आगे चलते हैं। अब हम निकालेंगे y1। ओके, तो इसके लिए भी सेम ही फॉर्मूला है और सेम ही कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, लेकिन हम निकाल रहे हैं y1। तो यहाँ पर m + n तो हमें पता ही था, ये 1:2, इसे हम m कहेंगे, इसे हम n कहेंगे। तो ये हो गया 1 + 2, ऊपर m y2 + n y1। जब y1 निकालेंगे तो यहाँ पर y2 और y1 आ जाएगा, बाकी फॉर्मूला सेम है। ठीक है, कोऑर्डिनेट भी सेम ही रहेंगे। तो m की जगह 1, y2 क्या है यहाँ पर -3, प्लस n है यहाँ पर 2, तो 2 y1 क्या है यहाँ पर -1। ठीक है, और नीचे m + n यानी कि 1 + 2। तो 1 + 2 3, 3 1 ज़ा -3, 2 1 ज़ा -2, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 3 और 2 5 अपॉन में 3, ये आ गया y1। ठीक है, अब D बिंदु A और B को 2:1 में विभाजित करता है। पीछे हमने C बिंदु के कोऑर्डिनेट्स निकाले, अब हम D बिंदु के सेम उसी प्रोसीजर से निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, लेकिन इसको नाम हमने दिया था, देखो क्या नाम दिया था, x2 और y2। हम x1 और y1 निकाल चुके हैं, अब हम x2 और y2 फाइंड करेंगे। बस बदलाव ये हुआ है, पहले हमने 1:2 निकाला, अब हम 2:1 से इसको फाइंड करेंगे। ओके, तो D बिंदु A और B को 2:1 में विभाजित करता है, तो ये m हो गया और ये n हो गया। ठीक है, फार्मूला सेम ही है, पहले x2 निकालेंगे फिर y2 निकालेंगे। तो जब x2 निकालेंगे तो फार्मूला होगा mx2 + nx1 अपॉन में m + n। ओके, सेम कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, आप वैल्यूज़ पुट कर देंगे, m + n, तो ये हो जाएगा 2 + 1। ठीक है, अब m है यहाँ पर 2, तो 2 आ गया, x2 है यहाँ पर -2, तो -2 आ गया, बीच में है प्लस, फिर n है यहाँ पर 1, x1 है यहाँ पर 4। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 दूनी -4, 4 एकम 4, 2 + 1 3, 4 में से 4 गया 0, 0/3 हो गया 0, ये हो गया x2। ओके, अब हम फाइंड करेंगे y2 फाइंड करते हुए y2 + y1 यहाँ पर चेंज होगा, बाकी पूरा फार्मूला सेम होगा। ओके, तो m है यहाँ पर 2, y2 है यहाँ पर -3। ओके, प्लस n है यहाँ पर 1 और y1 है यहाँ पर -1। ठीक है, फिर है m + n, तो m + n का मतलब 2 + 1। ठीक है, अब 3 दूनी -6, 1 एकम -1, 2 और 1 हो गया 3, माइनस माइनस प्लस, तो 6 और 1 हो गया -7 अपॉन में 3, ये आ गया हमारा y2। इस प्रकार
सी बिंदु के याम आ गए 2 -5/3 और डी बिंदु के याम आ गए 0 -7/3। दिस इज द आंसर। सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। प्रश्न है 43। ओके, तो इन्होंने यहाँ पर कहा है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर, अब ये बाह्य बिंदु है, इससे वृत्त पर खींची गई ये स्पर्श रेखाएं हैं। स्पर्श रेखाओं का मतलब होता है वृत्त को टच करके जाने वाली रेखा, उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। तो इन्होंने बोला है वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर स्पर्श रेखाएं हैं कौन सी, देखो पी क्यू, ये वृत्त को टच करके जा रही है, इसका मतलब पी क्यू एक स्पर्श रेखा है। फिर यहाँ से पी आर, ये भी वृत्त को टच करके जा रही है, तो ये भी एक स्पर्श रेखा है। ओके, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा इसका डिटेल लिखना होगा। सबसे पहले हम लिखते हैं, दिया है ओ केंद्रित वृत्त के बाहर, ये ओ केंद्रित वृत्त है, इसके बाहर के बिंदु पी, ये बिंदु पी है, से वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं पी क्यू है ना, पी क्यू पी आर दी हैं। सिद्ध करना है पी क्यू बराबर पी आर, यानी कि दोनों स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के बराबर हैं, ये हमें सिद्ध करना है। अब हमें यहाँ पे थोड़ी सी रचना करनी पड़ेगी। ओ पी ओ क्यू तथा ओ आर को मिलाएं। ओ पी, तो ओ पी को मिलाना है, ओ क्यू को मिलाना है और ओ आर को मिलाना है। ये हमारी हो गई कंस्ट्रक्शन यानी कि रचना। अब हम प्रमाणिकता देंगे इसकी। त्रिभुज ओ क्यू पी, देखो ओ क्यू पी, यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण समकोण भी है। ओके, त्रिभुज ओ क्यू पी व त्रिभुज ओ आर पी में एक बारी इस तरफ जाना है, एक बारी इस तरफ जाना है। ठीक है, ओ क्यू पी, कोण ओ क्यू पी बराबर है कोण ओ आर पी के, दोनों हैं 90 डिग्री के। देखो ओ क्यू पी ओ आर पी दोनों ही 90 डिग्री के कोण हैं, इसलिए दोनों बराबर हैं। ओ पी बराबर ओ पी, ओ पी दोनों ही त्रिभुज में हैं, इसलिए उभयनिष्ठ बोलते हैं उसको। ओ क्यू बराबर ओ आर, ओ क्यू बराबर ओ आर है, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, कारण भी ज़रूर लिखना है। फिर त्रिभुज ओ क्यू पी सर्वांग सम है त्रिभुज ओ आर पी के, यानी कि त्रिभुज ओ क्यू पी और त्रिभुज ओ आर पी में सभी चीज़ें समान हैं, राइट हैंड साइड सर्वांग समता अनुसार। ओके, और इसे हम लिखेंगे पी क्यू बराबर पी आर, पी क्यू बराबर पी आर। सी पी सी टी, सी पी सी टी का मतलब होता है कंप्यूटर प्रवीणता प्रमाण परीक्षा। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग पी क्यू बराबर पी आर है, और यही हमें प्रूव करना था कि दोनों स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के बराबर हैं। प्रश्न 44, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 41 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ओके, सबसे पहले आकृति से समझते हैं करना क्या है। दो संकेंद्रीय वृत्तों यानी कि दो वृत्त हैं, लेकिन उनका एक ही केंद्र है जिसका नाम यहाँ पर रखा है ओ। ओके, त्रिज्याएं 41 सेंटीमीटर, तो ये त्रिज्या है बड़े वृत्त की। ठीक है, 41 बड़े वृत्त की है और छोटे वृत्त की है 40। छोटे वृत्त की त्रिज्या छोटी होगी, बड़े वृत्त की त्रिज्या बड़ी ही होगी। तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई, तो ये हो गई बड़े वृत्त की जीवा, ये ए और ये बी, ये जीवा। ठीक है, ए बी एक जीवा है। लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, यानी कि हमें ए बी ज्ञात करनी है। ओके, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या 41, छोटे वृत्त की त्रिज्या है 40, ए बी वृत्त की जीवा है एम, ये जो एम है ए बी का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु मतलब बीच में है। त्रिभुज ए एम ओ समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ए एम ओ समकोण, ये 90 डिग्री। ठीक है, समकोण त्रिभुज है, समकोण मतलब 90 डिग्री का त्रिभुज है। ओके, तो अब यहाँ पर जब त्रिभुज में दो चीज़ें दी हों, दो भुजाएं दी हों, तीसरी फाइंड करनी हो, तो हम पाइथागोरस नियम लगाते हैं। ओके, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस नियम कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करेंगे। कर्ण है यहाँ पर 41, ओके, तो उसका स्क्वायर,
लंब है यहाँ पर 40, तो 40 का वर्ग प्लस AM हमें नहीं पता। ओके, अब इस 40 के वर्ग को हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, AM² एज इट इज़। ओके, अब यहाँ पर एक फॉर्मूला बनता हुआ नज़र आ रहा है A² माइनस B² का, तो 41 हो जाएगा A, 40 हो जाएगा B, तो A प्लस B यानी कि 41 प्लस 40, फिर माइनस में A माइनस B यानी कि 41 माइनस 40। ये हमने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 41 प्लस 40 81, 41 में से 40 को माइनस किया आया 1, 81 1 ज़ा 81। अब ये जो स्क्वायर है इधर आकर ये रूट बन जाएगा। अब 81 9 का वर्ग होता है, इसलिए AM आ गया हमारा 9। ठीक है, अब AM जो है वो देखो, AM 9 है तो MB भी 9 होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। कैसे, देखो AM बराबर है MB, क्योंकि M AB का मध्य बिंदु है, इसलिए अगर AM जितना भी होगा मतलब कि 9, तो MB भी 9 ही होगा। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, AB होगा डबल AM का। ठीक है, तो डबल AM मतलब यहाँ पे 2 और AM आया है 9, तो 9 2 ज़ा 18 यानी कि B। ठीक है, AB आ गया 18, ये A ये B, AB बराबर आ गया 18। दिस इज़ द आंसर। ओके, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। क्वेश्चन है 45। ओके, उपरोक्त आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर अधिकतम आवृत्ति 23 यानी कि ये ओके, वर्ग 35 से 45 में आती है, अतः बहुलकीय वर्ग 35 से 45 होगा। ओके, तो यहाँ पर देखो L हो गया 35, F1 हो गया 23, F0 हो गया 21, F2 हो गया 14 और H यानी कि इन सभी का अंतर H बराबर हो गया 10। ये सभी चीज़ें हमें बहुलक के फार्मूले में पुट करनी है। तो ये बहुलक का फॉर्मूला है, यहाँ पर हम सभी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। ओके, L है 35, F1 है 23, F0 21, 2, F1 है 23 माइनस F0 है 21, F2 है 14, इन 2 में H यानी कि 10। ओके, अब इसे करेंगे सिंप्लीफाई। 35 एज इट इज़, 23 में से 21 माइनस किया आया 2, 23 दूनी 46 और ये दोनों माइनस माइनस प्लस होता है, 21 और 14 को प्लस करेंगे तो आएगा -35 इंटू में 10। ओके, अब यहाँ पर 35 एज इट इज़, ये 2, 46 में से 35 को माइनस करेंगे आएगा 11 गुणा में 10। आगे चलते हैं, यहाँ तक हम कर चुके हैं। 35 ये गुणा है तो 10 दूनी हो गया 20/11। अब 11 से 20 को करेंगे भाग, ये हमने भाग किया है यहाँ पर, तो आंसर आया 1.818। ओके, अब 35 प्लस 1.818 करना है तो पॉइंट के नंबर्स को इस तरह से प्लस करते हैं। 35.000, क्योंकि यहाँ पर 3 डिजिट हैं इसलिए 3 बार 0 लगा दिया और फिर है 1.818। अब प्लस कर दो, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट होना चाहिए, तो ये 8, ये 1, ये 8 और ये पॉइंट के नीचे पॉइंट 5 और एक 6 और ये आ गया 3, तो बहुलक आ गया 36.818। दिस इज़ द आंसर।